हाय ह्यूमैनिटीज़ लवर्स। तो आपकी हिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई होप आप सभी की जो प्रिपरेशन है हिस्ट्री की वो अच्छी चल रही होगी और आप सभी वीडियोस को अच्छे से फॉलो कर रहे हो। कमेंट सेक्शन में बताओ कितना परसेंट सिलेबस कंप्लीट हुआ है आपका। अब ज़्यादा दिन नहीं है एग्जाम में, हाफ टाइम आपका एक तरीके से बीत चुका है। जो भी अब टाइम बचा है उसके अकॉर्डिंग उसको यूटिलाइज करके आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। देखो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर 3 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। सो आपके 3 मार्क के क्वेश्चन 4 आएंगे एग्जाम में, यानी कि 12 मार्क का एक तरीके से क्वेश्चन है ये। ठीक है, 12 मार्क का सवाल है। सो तो 12 मार्क एक तरीके से आपकी इस वीडियो से पक्के हो सकते हैं अगर आप अच्छे से वीडियो को देख लोगे और सभी चीज़ों को फॉलो कर लोगे। राइट। सो इसके अंदर 3 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। कैसे करेंगे हम? क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसको समझाऊंगा, आंसर दिखाऊंगा एंड आई विल एक्सप्लेन दैट आंसर। राइट। पहली बात, यहाँ पर एक तरीके से जो रिवीजन वीडियोस है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने सभी पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कराया हुआ है। तो वहाँ पर मैंने डिटेल में एक तरीके से रिवाइज कराया हुआ है सारा। तो यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन एक तरीके से आपको दिखाऊंगा और आंसर्स को मैं इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज मैं पहले कर चुका हूँ। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप सभी से इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख लो, लिंक आपको नीचे प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। राइट। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। आपको एक तरीके से क्या करना है, पूरी वीडियो को देखना है लास्ट तक और अच्छे से आप सुनते जाना जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो यहाँ पर मैंने एक तरीके से आपको रिवीजन वीडियो में समझा दिया पूरा चैप्टर। अब आप उसको कैसे यूज़ करोगे, जो आपने पढ़ा वो इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन की वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आपको ये पता लगे कि आपने पढ़ तो लिया लेकिन आपको उसे कैसे यूज़ करना है। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, इससे आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे और आपकी एक भी वीडियो मिस नहीं होगी। और लाइक भी कर देना एंड प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपका एक तरीके से क्या फीडबैक है इस वीडियो का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एंड चैप्टर नंबर 9 से किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। सो अबुल फजल, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अबुल फजल हैज डिस्क्राइब्ड द आइडियल ऑफ सुल्किकुल ऑफ अकबर एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ हिज एनलाइटन रूल। इसका मतलब अबुल फजल ने डिस्क्राइब किया कि जो अकबर की सुलह कुल की जो पॉलिसी है ना वो कॉर्नर स्टोन यानी कि एक ऐसी चीज़ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है उसके रूल। मतलब जब अकबर रूल कर रहे थे उस टाइम पे उनकी जो सुलह कुल की पॉलिसी है वो कॉर्नर स्टोन बोला गया है अबुल फजल के द्वारा अकबर की सुलह की कुल पॉलिसी को। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है ये। सो एक तरीके से आपको क्या करना है, ये आपने कीवर्ड देख लिया क्वेश्चन में तो आपको इसी के बारे में एक्सप्लेन करना है। सो यहाँ पर एक तरीके से मैंने 4-5 पॉइंट डाल रखे हैं, आपको एनी 4 पॉइंट आप लिख सकते हो। तो देखो, द आइडियल ऑफ सुल्किकुल दैट इज एब्सोल्यूट पीस, जिसको डिस्क्राइब किया अबुल फजल ने कॉर्नर स्टोन। तो उसके बाद ये आप क्वेश्चन में से लिख सकते हो इस तरीके से कि हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं और इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है इन द फॉलोइंग वेज। यहाँ पर आप बताओगे कि मुगल एम्पायर के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, डिफरेंट इथनिक के रिलीजन के लोग देखने को मिलते हैं। हिंदूज मिल जाएंगे, जैन मिल जाएंगे, जोरोआस्ट्रियंस मिल जाएंगे, मुस्लिम्स मिल जाएंगे। और एक तरीके से यहाँ पर जो एम्परर है वो सभी रिलीजन से ऊपर है और उसके साथ साथ यहाँ पर जस्टिस को मेंटेन किया जाता है, पीस को मेंटेन किया जाता है। उसके साथ एक तरीके से सुलह कुल पॉलिसी के अंदर जो भी रिलीजन है उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ पर वो किंग के ऊपर नहीं जाएंगे, मतलब किंग की अथॉरिटी को इग्नोर नहीं करेंगे, किंग उन सभी से ऊपर है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि जो सुल्ह की कुल पॉलिसी है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा स्टेट पॉलिसीज़ के द्वारा। और यहाँ पर जो नोबिलिटीज़ यानी कि इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे उनके कोर्ट में, तो वो भी डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करते थे, डिफरेंट रेसेस को बिलोंग करते थे, रीजन्स को, जैसे कि ईरानीज, तुरानीज मिल जाएंगे, अफगान्स मिल जाएंगे, राजपूत, डकनीज यहाँ पर मिल जाएंगे। तो उनको एक तरीके से पोजीशन दी गई थी किसके बेसिस पे, उनकी सर्विस और लॉयल्टी टू दी एम्परर। उसके बाद अकबर ने क्या किया 1563 के अंदर, जो टैक्स ऑन पिलग्रिमेज था यानी कि एक तरीके से आप किसी रिलीजियस प्लेस पे जा रहे हो तो उस पर टैक्स लगता था, उस टैक्स को क्या कर दिया, एक तरीके से हटा दिया। और 1564 में क्या कर दिया, जजिया जो कि एक नॉन मुस्लिम पे लगते थे ये दोनों टैक्स, उसको रिमूव कर दिया। और ये एक तरह से क्या कर रहे थे, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कल को यहाँ पर कोई भी वॉर के द्वारा या फिर कोई भी बिल्डिंग या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वो क्या हो गया, उसका डेस्ट्रॉय हो गया, तो उसको एक तरीके से उसको मेंटेन कराने का काम भी किया गया किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सुलह कुल पॉलिसी, जिसके अंदर रिलीजन को प्रमोट किया गया कि सारे रिलीजन इक्वल हैं, यहाँ पर हम खाली एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, 3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। देखो ऐसा मत करके आ जाना, यहाँ पर मैंने पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी बताया था कि आप एक एक लाइन के 3 पॉइंट लिखे आओ। नहीं, अगर आपके पास एक एक लाइन के 3 पॉइंट है तो 5 आपको पॉइंट लिखने हैं एटलीस्ट। लेकिन अगर आपके पास 3 पॉइंट से थोड़े बड़े बड़े हैं तो आप उनको 3 लिख सकते हो, दिस इज करेक्ट। या फिर आप एक तरीके से इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 पॉइंट लिखोगे ना, तब आपका 3 मार्क के अकॉर्डिंग बनेगा। तो कोई भी आप 4 पॉइंट लिख सकते हो। राइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो टोटल यहाँ पर मैंने 14 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो कि इंपॉर्टेंट है।
डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को ही मिल सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ द एम्परर बीगन हिज डे इन द बालकनी एंड एट दीवाने आम। तो एम्परर अपने दिन को कैसे शुरू करता था, बालकनी में और कैसे दीवाने आम में। तो दीवाने आम का पूछा है, खास का नहीं पूछा। सो झरोका दर्शन के बारे में एक्सप्लेन करोगे कि झरोका दर्शन में क्या होता था। एक तरीके से अपीयरेंस फ्रॉम दी स्मॉल बालकनी, इसको अकबर ने इंट्रोड्यूस किया ताकि अपनी एक तरीके से जो एक तरीके से एक्सेप्टेंस है, इंपीरियल अथॉरिटी है, पावर है, उसको ब्रॉड कर सके, फैला सके, अपनी पावर को दिखा सके। उनका काम यह था कि सुबह उठना सनराइज में, उसके साथ एक तरीके से क्या करना, अपनी पर्सनल रिलीजियस डिवोशंस यानी प्रेयर वगैरह करना। उसके बाद वो बालकनी में आते थे एम्परर, और वो क्या करते थे, बालकनी जिसको झरोका कहा गया है यहाँ पर, जो कि ईस्ट की तरफ फेस होता था। और उसके बाद वहाँ पर झरोका दर्शन यानी कि मतलब झरोका यानी बालकनी, बालकनी के नीचे अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें एक तरीके से पीपल रहते थे उनके दर्शन के लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट झरोका दर्शन। उसके बाद झरोका दर्शन में एक तरीके से 1 घंटा स्पेंड करने के बाद 1-2 घंटा वो क्या करते थे, वो दीवाने आम में जाया करते थे, जो कि पब्लिक की बिल्डिंग हुआ करती थी, जहाँ पर वो अपना प्राइमरी बिजनेस करेंगे गवर्नमेंट का। यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेट के ऑफिशियल्स आएंगे, वो क्या करेंगे, रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे उनके सामने, रिक्वेस्ट करेंगे एम्परर से कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करो। या फिर नॉर्मल पीपल भी आते थे, या फिर ऑफिसर्स आते थे पीपल के बिहाफ में प्रॉब्लम्स लेकर। ठीक है, तो एक तरीके से दीवाने आम यानी आम लोगों से मिलने की ये जगह थी, प्लेस थी। उसके बाद यहाँ पर क्या करते थे, 2 घंटे स्पेंड करने के बाद वो दीवाने खास में जाते थे। सो दीवाने खास में उन्हें क्या मिलेंगे, इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट खास एक तरह से हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं, उनसे वो मुलाकात करते थे। कॉन्फिडेंशियल मैटर्स को वो डिस्कस क्या करते थे, जो कि इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, ठीक है, जो कि उनके एम्पायर के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सो झरोका दर्शन एंड यहाँ पर एक तरीके से दीवाने आम के बारे में मेंशन करना है। दीवाने खास के ऊपर भी आ सकता है क्वेश्चन। थर्ड यहाँ पर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब करना है आपको वैरायटी ऑफ टास्क इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ मनुस्क्रिप्ट्स। तो मनुस्क्रिप्ट को बनाने में जो भी एक तरीके से लोग इन्वॉल्व होते थे, उनका अलग अलग काम हुआ करता था, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मनुस्क्रिप्ट वो बुक होती हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है मुगल एम्पायर के बारे में। सो ये हैंड रिटन होती हैं। उसके बाद किताब खाना में इनकी प्रोडक्शन होती थी, जो कि मेन सेंटर था मनुस्क्रिप्ट प्रोडक्शन का। उसके बाद एक तरीके से यहाँ पर इसी प्लेस पे सारी मनुस्क्रिप्ट्स को क्या किया जाता था, कलेक्ट किया जाता था, और नई मनुस्क्रिप्ट को प्रोड्यूस किया जाता था। उसके बाद कई सारे लोग इन्वॉल्व होते थे इसको प्रोड्यूस करने में, जैसे कि यहाँ पर पेपर बनाने वाले, जो कि फोलियोस को प्रिपेयर करेंगे, फोलियो मतलब पेपर को प्रिपेयर करेंगे अच्छे से। गिल्डर्स जो कि डेकोरेट करेंगे पेज को, कैलीग्राफर जो कि लिखेंगे उस पर क्रॉनिकल को या फिर मनुस्क्रिप्ट को, पेंटर उस पर पेंट करेंगे, बुक बाइंडर क्या करेंगे, जो भी पेजेस हमारे पास बन गए उसको एक तरीके से सेट करेंगे, किसमें बाइंड करेंगे, कॉपी बनाएंगे, उसकी प्रॉपर बुक बनाएंगे। और ऑर्नामेंटल कवर, एक बाहर का कवर बनाया जाएगा जिसके अंदर एम्परर का फेस होगा, ठीक है, ताकि एक तरीके से वो बुक लगे भी हाँ भाई पावरफुल किंग की है। सो कवर बनाया जाता था, पूरी बुक को बाइंड किया जाएगा। सो यहाँ पर ये सभी लोग थे जो कि इन्वॉल्व थे। उसके बाद आप लास्ट में थोड़ा आंसर को बड़ा करने के लिए लिख सकते हो कि एक तरीके से यहाँ पर ये जो जब मनुस्क्रिप्ट प्रिपेयर हो गई तो एक तरीके से वो एक प्रीशियस ऑब्जेक्ट माना जाता था, ठीक है। उसके बाद वर्क ऑफ ब्यूटी था वो, और उसके बाद एक तरीके से ये सोर्स था किसका, मुगल एम्परर की पावर का, कि बोला जाता था कि एक तरीके से जो बुक है वो शो करती है मुगल एम्परर की पावर, क्योंकि इसमें उनके अचीवमेंट के बारे में, जो भी उन्होंने वॉर्स लड़े हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती थी। उसके बाद यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो एक तरीके से कैलीग्राफर थे, पेंटर थे, उनका हाई सोशल स्टेटस था सोसाइटी के अंदर, राइट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मनुस्क्रिप्ट प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे। तो दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द आंसर। आप इतना भी लिख दोगे और स्टार्टिंग वाला पॉइंट मोर देन इनफ होगा। आप चाहो तो इस पॉइंट के बारे में भी थोड़ा सा लिख सकते हो, बट यहाँ पर ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट स्टार्टिंग का, एंड ये सारे पॉइंट जिसके अंदर ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ये आपको लिख के आना एग्जाम में, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, और हमारा चैप्टर अब चेंज हो गया है। क्वेश्चन है, जोटेदार्स इनएविटेबली वीकन जमींदार्स इन दी बंगाल बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, गिव आर्ग्यूमेंट टू सपोर्ट दी स्टेटमेंट। देखो यहाँ पर एक चीज़ बता दूं, ये मत सोच के बैठ जाना कि आपको एग्जाम में एज इट इज़ ये क्वेश्चन मिलेंगे। देखो थोड़ा पॉसिबल ये नहीं होता कि मैंने पेपर बनाया होता तो मैं आपको बता देता, मैंने पेपर सेट नहीं किया, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन इसी टाइप के देखने को मिलेंगे, बट थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर देंगे। होता नहीं कि एक क्वेश्चन को डिफरेंट फॉर्म में पूछा जाता है, तो घबराना मत, समझने की कोशिश करना कि जोटेदार के बारे में पूछा है या फिर 5th रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं, अकबर की सुलह कुल के बारे में लिखा है, तो आपको कीवर्ड पे ध्यान रखना है। कीवर्ड आपने समझ लिया तो आप उसके रिलेटेड भी लिखे आओगे, आराम से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन ये वाला है कि इसके अंदर की जो जोटेदार से उन्होंने क्या किया, जमींदार की पावर को कम कर दिया 18th सेंचुरी के एंड तक। आपको आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। तो जो जोटेदार थे वो पावरफुल थे पहले बहुत ज़्यादा, है ना,
तो उनकी पावर को कम कर दिया जाता है डिफरेंट वेज के अंदर। जैसे कि यहाँ पर 18th सेंचुरी में जो पोजीशन थी जमींदार की वो वीक होनी स्टार्ट हो गई। इससे क्या हुआ, जो रिच पीजेंट्स थे, जोटेदार थे, उनकी जो पावर थी वो बढ़नी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर क्या था, जो जमींदार जो थे, मतलब जो जोटेदार थे, वो क्या करते थे, विलेज में रहा करते थे, और जमींदार विलेज में इतना नहीं रहा करते थे। ठीक है, सो जो जोटेदार विलेज में रह रहे हैं, उनका गुड इन्फ्लुएंस है पीपल के ऊपर। ठीक है, तो एक तरीके से वो क्या करेंगे, जो भी पीपल के विलेज पीपल हैं वो क्या करेंगे, उन्हीं को ज़्यादा जानेंगे। और वो क्या करते थे, एक तरीके से वास्ट एरिया को कंट्रोल करते थे और लोकल ट्रेड को कंट्रोल करते थे, मनी लैंडिंग को। एक तरीके से जो पुअर कल्टीवेटर है ना, और जो भी विलेजर्स हैं वहाँ के, उन पे पूरा कंट्रोल बढ़ता जा रहा था जोटेदार्स का। जोटेदार्स रिच पीजेंट्स होते हैं। इससे क्या हुआ, वो क्या करते थे, कोई अगर मतलब जमींदार का इन्फ्लुएंस है उसको रेसिस्ट करते थे, रोकने की कोशिश करते थे। और वो ये करते थे कि एक तरीके से प्रिवेंटेड जमींदारी ऑफिशियल्स फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग देयर ड्यूटीज़, और जमींदारी ऑफिशियल्स को रोका करते थे ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को ना करें। और उसके साथ साथ वो ये बोलते थे पीजेंट से कि आप क्या करो, पीजेंट से बोलते थे आप टैक्स मत दो, किसको, जमींदार को। उससे क्या होगा, जमींदार टैक्स नहीं दे पाएंगे अंग्रेजों को, और अंग्रेजों को टैक्स नहीं मिला तो अंग्रेज क्या करेंगे, ऑक्शन कर देंगे किसकी, जमींदारी की लैंड को, मतलब जमींदार की लैंड को ऑक्शन कर देंगे। और ये जो रिच पीजेंट्स हैं, जोटेदार्स हैं, वो उसको बाय कर लेंगे और उनको वो लैंड मिल जाएगी। ठीक है, और उस पर वो एग्रीकल्चर करेंगे और उनकी पावर बढ़ेगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो जोटेदार है ऑफन बॉट दी स्टेट, यानी कि स्टेट मतलब यहाँ पर लैंड उनका, ठीक है, ऑफ जमींदार्स इन दी ऑक्शन, दिस मेड देयर पोजीशन स्ट्रॉन्ग इन दी बंगाल। यानी कि जो पोजीशन थी जमींदार की वो घटती जा रही थी, वो एक तरीके से डाउन हम कह सकते हैं, पावर कम होती जा रही थी और जोटेदार्स की बढ़ती जा रही थी, क्योंकि एक तरीके से वहाँ पर जोटेदार पावरफुल हो रहे हैं, उन्होंने जमींदार की पावर कम कर दी, उनका विलेजर्स पे ज़्यादा कंट्रोल है। वो पीजेंट्स को बोल रहे हैं कि आप टैक्स मत दो ताकि हम लैंड को, उनकी एक तरीके से ऑक्शन जो लैंड होगी अंग्रेजों के द्वारा उसको हम खरीद लेंगे। तो धीरे धीरे करके जो जमींदार की पावर कम हो रही थी और जोटेदार की पावर बढ़ रही थी। यही आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। कोई भी 4 पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा 5th क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर डिड पहाड़ीज परफॉर्म, हाउ डिड दे रिस्पॉन्ड टू द कमिंग ऑफ आउटसाइडर्स। यानी कि कौन सा टाइप का एग्रीकल्चर पहाड़ीज के द्वारा परफॉर्म किया जाता था और उन्होंने कैसा रिस्पॉन्स दिया कि जब आउटसाइडर्स आए। यहाँ पर आउटसाइडर्स का मतलब है संथल्स। तो संथल्स यहाँ पर एक ट्राइब आती है जिसको अंग्रेजों के द्वारा भेजा जाता है। तो उनके आने से उन्होंने कैसा रिएक्शन दिया अपना। सो पहाड़ीज परफॉर्म शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यहाँ पर हम कह सकते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या करते थे। 1 मार्क आपको इसका मिल जाएगा। अब ये 2 मार्क का है। तो देखो पहाड़ीज क्या करते हैं, एक तरीके से रेसिस्ट करते हैं जो भी सेटलमेंट है संथल की, रोकने की कोशिश करते हैं उनको। लेकिन यहाँ पर क्या था कि जो अंग्रेज थे उन्होंने एग्रीमेंट साइन करवा लिया था और पहाड़ी के चीफ से कि आप एक तरीके से हमें अपना लैंड दे दो, जिससे हम आपको अलाउंसेस दे देंगे, साल भर आपको अलाउंसेस मिलते रहेंगे अकॉर्डिंग टू ईयर, राइट। तो वहाँ पर एक तरीके से अलाउंसेस उनको मिलते रहते थे और एक तरीके से दमीनी को दिया गया पहाड़ी से लेकर संथल्स को, इसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हो, जिससे वो डीपर जाते जा रहे थे हिल्स के अंदर। उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि आपका पहले ये वाला एरिया है तो आप इसको खाली करो और आगे बढ़ो। और आगे उनको बैरन लैंड मिल रहा था, बेकार लैंड था वो, ठीक है, बैरन लैंड था, रॉकी लैंड था, जिसमें वो एग्रीकल्चर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। देखो पहाड़ीज क्या करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या करते थे, लेकिन अब उनके पास लैंड की कमी है और आगे वाला जो लैंड है वो बंजर है, बंजर भूमि है, तो वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद जो फॉरेस्ट है वो क्लियर हो रहे हैं, मतलब उनका जो ये वाला एरिया सो क्लियर किया जा रहा है, संथस को दिया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। तो एक तरीके से उनकी जो लिवलीहुड थी, मतलब रोजी रोटी चलती थी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट से, वो भी कम होती जा रही है। ठीक है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं उनकी जो लाइफस्टाइल है एक तरीके से वो चेंज हो गई पूरी आउटसाइडर के आने से, यानी संथल्स के आने से उनकी लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो गई। तो यही एक तरीके से उनका रिस्पॉन्स था कि उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और वो कुछ भी नहीं कर पाते इस कंडीशन में। बाद में संथल भी प्रॉब्लम फेस करते हैं और संथल रिबेलियन होता है, जिसके बारे में आपने आई होप पढ़ा होगा, संथल रेवोल्ट होता है, राइट। सो इसके बारे में आपको मेंशन करना है। कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि जो संथल्स थे वो कौन सा एग्रीकल्चर परफॉर्म करते थे और उन्हें किससे सिंबोलाइज किया जाता है। तो सिंबोलाइज करने के लिए ऑप्शन है, एक ए ऑप्शन है प्लो और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर हो, HOE, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं मुझे कि वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या करते थे या फिर सैटल्ड कल्टीवेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, 5th रिपोर्ट के बारे में बताना है, डिस्क्राइब। देखो अब यहाँ पर एक कीवर्ड है, 5th रिपोर्ट इज द कीवर्ड इन दिस क्वेश्चन। सो डिस्क्राइब द 5th रिपोर्ट प्रोड्यूस बाय द सिलेक्ट कमेटी ऑन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1813 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ 5th रिपोर्ट विच वॉज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813। यानी कि आपको 5th रिपोर्ट के बारे में बताना है कि डिस्क्राइब करना है उसके बारे में जिसको 1813 में प्रस्तुत किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, या फिर मेन एस्पेक्ट्स बताने हैं, मेन उसके की पॉइंट्स बताने हैं 5th रिपोर्ट के, जिसको सबमिट किया गया ब्रिटिश के पार्लियामेंट में।
तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो कंपनी है वो करप्शन करती जा रही थी, और वहाँ के जो लोग थे वो चाहते थे कि एक तरीके से इनका जो चार्टर है वो छीना जाए इनसे, और हमें भी राइट मिले कि हम भी ट्रेड करें, और कंपनी पे प्रॉपर एक तरीके से क्या होना चाहिए, एक तरीके से कंपनी पे प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर क्या है, बहुत सारी कमेटीज़ को सेटअप किया जाता है, जिनमें से एक एक कमेटी थी सिलेक्ट कमेटी, और उस सिलेक्ट कमेटी वो क्या करती है, रिपोर्ट्स भेजती है। उनमें से 5वीं रिपोर्ट थी जिसके बारे में आपके सिलेबस में दिया हुआ है। सो यहाँ पर बताया जाता है कि एक तरीके से इसमें क्या थे, इसको 1813 में सबमिट किया जाता है। उसके बाद ये वाले पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें 102 पेज होते हैं, मतलब 1002 पेज होते हैं, जिनमें से 800 पेज के बारे में क्या लिखा था, मतलब क्या क्या मेंशन था 800 पेजेस के अंदर, कि जो पिटिशंस हैं, दलीलें हैं, प्रॉब्लम है ज़मींदार की, रेऑट्स की, कि देखो ज़मींदार का लैंड ऑक्शन हो रहा है हाई लेवल पे। यहाँ पर मैंने सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में आपको बताया था कि यहाँ पर ज़मींदार की जो प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा थी। 5th रिपोर्ट में कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है उसको, वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन वाली आप वीडियो देख लेना, ठीक है। और रेऑट्स एक तरीके से कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, एक तरीके से जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से क्या आती रिपोर्ट्स थी कलेक्टर्स की, वहाँ के कलेक्टर्स की, और एक तरीके से रिवेन्यू यानी कि जो कितना टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है उसके बारे में यहाँ पर पूरा स्टैटिस्टिक्स था उसका। और नोट था किसके बारे में, कि जो बंगाल और मद्रास का रिवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो रहा है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके साथ साथ एक ग्रुप चाहता था पूरा की मोनोपोली वो खत्म कर दी जाए, किसकी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, और भी कंपनी को अलाउ किया जाए कि वो इंडिया में आके ट्रेड करे, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी 5th रिपोर्ट। ये सभी पॉइंट याद रखना, पिटीशन वाला, रिपोर्ट ऑफ कलेक्टर्स, स्टैटिस्टिकल टेबल्स और रिवेन्यू रिटर्न्स, और ये सारा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बताया हुआ है, रूमर्स एंड प्रोफेसीज ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, 1857 के रेवोल्ट में या फिर पीपल को एक्शन में लाने में। तो यहाँ पर आपको 1857 के रेवोल्ट के अकॉर्डिंग बताना है। सो देखो मैंने आपको बताया था कुछ रूमर्स फैले थे जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सो कई सारे कारण थे, बट उनमें से रूमर भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से रेवोल्ट फैला। सो कुछ रूमर्स यहाँ पर हैं, जैसे कि यहाँ पर ये रूमर फैला कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, काऊ और पिग के फैट को मिला रही है, किसमें, जो कार्ट्रिजेस है, कारतूस है ना, उनमें। और अगर हम उनको बाइट करेंगे तो इससे हमारा जो कास्ट और रिलीजन है वो करप्ट हो जाएगा, पल्यूट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये एक तरीके से फैला था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक तरीके से गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो फ्लोर है, आटा है, उसमें उसमें क्या कर रही है, बोन मिला रही है, मतलब हड्डी का एक तरीके से उसको पीस के चूरमा, एक तरीके से उसका काऊ और पिग का, यानी काऊ और पिग का जो बोन का डस्ट है उसको आटे में मिला रही है, जिसको मार्केट में बेचा जा रहा है। उसके बाद ये भी था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा रही है, ये भी रूमर था। उसके बाद एक रूमर ये भी फैला था कि एक तरीके से जो एक लो कास्ट का पीपल था, उन्होंने एक तरीके से जब वो ब्राह्मण से पानी का लोटा मांगते हैं पानी पीने के लिए, तो वो वहाँ पर बोलते हैं कि ब्राह्मण बोलते हैं कि मैं आपको लोटा नहीं दे सकता क्योंकि आप लो कास्ट के हो और इससे मेरा जो रिलीजन है वो करप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तरीके से रिप्लाई देते हुए वो बोलते हैं कि लोअर कास्ट के पीपल, कि आपका रिलीजन अब करप्ट हो ही चुका है, गवर्नमेंट क्या करे, कई सारी चीज़ें कर रही है। तो ये भी एक तरीके से इस वाले पॉइंट को आप बोल सकते हो रूमर की स्टार्टिंग है ये, कि कैसे यहाँ पर लोअर कास्ट के पीपल ने बोला ब्राह्मण को कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कई सारी चीज़ें कर रही है जिनसे आपका जैसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा रही है, बोन डस्ट वाले या फिर ऑल भी, ये सारे ऑल अबव पॉइंट्स इनके बारे में बताया गया, ठीक है। तो जिससे जो रूमर है, एक बात यहाँ पर उनको पता चली, फिर उन्होंने और लोगों को बताया, इससे जो रूमर है वो फैलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो एनी 3 पॉइंट यू कैन राइट, बट मेरे अकॉर्डिंग आप 4 पॉइंट लिख दोगे तो सही रहेगा, थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन कर देना, राइट। अब देखो एक और चीज़ यहाँ पर सुन लो, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी लैंग्वेज में लिखो, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। सो रटने की कोशिश मत करना, समझ लेना उसको, और कुछ कुछ कीवर्ड्स याद कर लेना, जैसे कि यहाँ पर कार्ट्रिजेस है, क्या लिखोगे कार्ट्रिजेस को, है ना, तो ये लिखना पड़ेगा ना आपको, तो कुछ कीवर्ड्स पे ध्यान लगा लेना बस, और अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि गवर्नमेंट ने कैसे रिप्रेसिव मेजर्स को अडॉप्ट किया और कैसे सबड्यू कर दिया रेबल ऑफ 1857। सो एग्जामिन द रिप्रेसिव मेजर्स अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश टू सबड्यू द रेबल्स ऑफ 1857। तो यहाँ पर कैसे एक तरीके से देखो, यहाँ पर क्या किया जाता है, हमारे रेवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए कई सारे लॉज को पास किया जाता है, जिसके अंदर यहाँ पर जो उनकी मिलिट्री को बोला जाता है कि जो भी इंडियंस आपको मिल रहे हैं, जो भी एक तरीके से रेबल कर रहे हैं, उसको पनिश करो। उसके बाद यहाँ पर ऑर्डिनरी जो पर्सन थे उनको राइट दे दिया गया कि जो भी मिल रहा है उसको जेल में डालो। उसके बाद इन्होंने डिप्लोमेसी फॉलो करी, इन्होंने बोला कि जो ज़मींदार हैं हम आपकी ऑक्शन जो हमने की हुई है लैंड वो वापस दे देंगे, ठीक है। और जो यहाँ पर रिच क्लास थे, एजुकेटेड क्लास थे, उनको बोला गया कि आप रेवोल्ट मत करो, हम आपके लिए फ्यूचर में काफ़ी वर्क करेंगे, राइट। तो ये इनकी डिप्लोमेसी थी। उसके बाद यहाँ पर मिलिट्री पावर का इन्होंने बहुत यूज़ किया, तो मिलिट्री पावर को बहुत हाई स्केल पे यूज़ किया जाता है, इसमें उनकी बहुत अच्छी खासी मिलिट्री थी। अब देखो रेलवेज बन चुकी हैं, तो वो क्या करेंगे, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मिलिट्री को एक तरीके से लेकर आना है, तो फटाफट क्विकली तरीके से वो आ जाएंगी,
राइट। और एक तरीके से हम क्या कर रहे थे, हम यूज़ कर रहे थे बो एंड एरो का, स्वॉर्ड का हम यूज़ कर रहे थे, बो एंड एरो का यानी तीर धनुष का यूज़ कर रहे थे और उसका तलवार का, लेकिन ये यूज़ कर रहे थे गन्स का। तो एक तरीके से हम इस रेवोल्ट में एक तरीके से हमारी हार होती है और ब्रिटिशर सबड्यू कर देते हैं इस रेवोल्ट को, सप्रेस कर देते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा था, एक इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह पर पहुंचानी है तो इनका पोस्टल सिस्टम बहुत अच्छा था। सो ये सारे रीज़न हम कह सकते हैं, कोई भी 3 पॉइंट आप लिख सकते हो कि किस तरीके से इन्होंने हमारे रेवोल्ट को सप्रेस कर दिया। उसके बाद हमारा 9th क्वेश्चन के बारे में, किसके बारे में, वेयर एवर गांधी जी वेंट रूमर स्प्रेड ऑफ इस मिराकुलस पावर। एक्सप्लेन करना है आपको एग्जाम्पल के साथ कि जहाँ भी गांधी जी जाते हैं उनकी जो पावर है उनके बारे में कुछ रूमर्स फैलते थे। तो देखो गांधी जी से रिलेटेड भी रूमर्स फैले थे, ठीक है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं, यहाँ पर आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हो। द पीसेंट रिगार्डेड गांधी जी एट देयर मशिया एंड कंसिडर्ड हिम टू बी हैविंग मैनी बेनिफिशियल एंड मिराकुलस पावर। और कुछ रूमर्स फैले थे जैसे कि लोग ये बोल रहे थे कि एक तरीके से महात्मा गांधी जी को किसी किंग ने भेजा है हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और उनकी वजह से हमें एक दिन आज़ादी भी मिल जाएगी। और उनकी जो पावर है वो ब्रिटिश मोनार्क जो है ब्रिटिश किंग से भी ज़्यादा है और उनके आने से हमें एक तरीके से आज़ादी एक दिन मिल जाएगी और ये ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद ये भी रूमर फैलता है कि एक तरीके से जो लोग गांधी जी को क्रिटिसाइज़ करते हैं या तो उनकी क्रॉप फेल हो जाती है या फिर उनके एक तरीके से घर गिर जाते हैं। सो ये कुछ रूमर्स फैले थे महात्मा गांधी जी से रिलेटेड। यू हैव टू राइट ऑल 3 पॉइंट्स, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन है हमारा कि वाई मैनी स्कॉलर्स कहते हैं हैव रिटर्न ऑफ द मंथ आफ्टर द इंडिपेंडेंस एज बिंग गांधी जी फाइनेस्ट आर। फाइनेस्ट आर का मतलब वो कुछ आर आपकी ज़िंदगी में जिसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट आर आपकी लाइफ के, ठीक है। तो फाइनेस्ट आर यहाँ पर आप बोल सकते हो। तो गांधी जी के फाइनेस्ट आर किन को कहा गया, तो यहाँ पर देखो होता क्या है, जब हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती है तो गांधी जी एक तरीके से किसी भी इंडिपेंडेंस डे के मतलब सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते और वो 20 आवर का फास्ट रखते हैं। और वो क्या करते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये था कि हमें आज़ादी तो मिल गई लेकिन हमारा पार्टीशन हुआ है। यहाँ पर एक तरीके से हिंदू मुस्लिम है, 2 रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच में फाइट हुई है। तो एक तरीके से हम यहाँ पर सेलिब्रेशन एक तरीके से हमें नहीं करना चाहिए या फिर वो अपने आप को उससे आइसोलेट कर लेते हैं। उसके बाद वो ये बोलते हैं कि वो क्या करते हैं, अपने आप को पॉलिटिकल वर्क से दूर कर लेते हैं और वो फोकस करते हैं कि जो भी दंगे फसाद हो रहे हैं उनको वो रोक सकें, पैसिफाई करने की कोशिश करते हैं, पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करने की वो कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, रिफ्यूजी कैंप्स में जाते हैं और वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे लोग, ठीक है, क्योंकि देखो उस समय क्या था, पार्टीशन हुआ था तो एक मतलब कम्युनिटी को दूसरी जगह जाना पड़ रहा था, दूसरी को इस जगह आना पड़ रहा था। तो इससे क्या हुआ था, बहुत किलिंग्स हुई थी और रिलीजन के नाम पे काफ़ी लोगों को मारा गया। तो ये बहुत प्रॉब्लम थी उस समय, ठीक है। तो एक तरीके से जो भी इन प्रॉब्लम से अफेक्टेड थे उनके पास वो जाते हैं महात्मा गांधी जी और वो बोलते हैं कि यहाँ पर आप एक तरीके से पूरा जो पास्ट है उसको भूल जाओ और एक तरीके से हम फ्रेंड बन के रह सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद वो ये बोलते हैं कि एक तरीके से हमें क्या करना है, इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडियन शुड वर्क टुगेदर फॉर इक्वालिटी ऑफ ऑल क्लासेस। इक्वालिटी हमें मेंटेन करनी है और हम जोग्राफिकली तो डिवाइड हो गए इंडिया एंड पाकिस्तान और पॉलिटिकली, बट एक तरीके से हम फ्रेंड रहेंगे और ब्रदर्स रहेंगे, राइट। और बाहर के वर्ल्ड के लिए हम एक ही रहेंगे कि हमारी एक ही कंट्री है, इतना हमें मिलजुल के रहना है। उसके बाद यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंस के बाद कई सारे इंपॉर्टेंट काम किए। उन्होंने पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करी, दंगे फसाद जो हो रहे थे वो एक तरीके से वहाँ पर पंजाब में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, कलकत्ता में जाते हैं और वो एक तरीके से जो रेआउट्स हो रहे थे उनको कम करने की कोशिश करते हैं, हॉस्पिटल्स में जाएंगे, राइट। और वो पार्टिसिपेट नहीं करते 1857 आई मीन 1947 के जो सेलिब्रेशन थे हमें आज़ादी मिली थी उनमें, उनके एक तरीके से सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते और वो 24 घंटे का फास्ट रखते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए गांधी जी के ये जो इंपॉर्टेंट आर है इनको एक तरीके से गांधी जी के फाइनेस्ट आर कहा जाता है। सो इट कैन बी सैड दैट इन हिज लास्ट डेज गांधी जी वॉज स्पेंडिंग टाइम टू ब्रिंग पीस विदाउट एनी प्रेशर ऑफ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। ही वॉज सर्विंग द ह्यूमैनिटी, ट्राई टू रिड्यूस द सफरिंग ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल विद हैंड्स ऑफ एम्पैथी दस कीपिंग द ऑल अबव कंसिडरेशन। स्कॉलर्स कहते हैं कि जो गांधी जी के कुछ आर हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस वो गांधी जी के कुछ फाइनेस्ट आर्स हैं, राइट। तो ये आपको लिखना है, कोई भी आप यहाँ पर मतलब 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स लिख देना आराम से, राइट। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आपको सिग्निफिकेंस बताना है सॉल्ट मार्च का इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। तो देखो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से इसने क्या किया, गांधी जी को वर्ल्ड वाइड फेमस कर दिया, वर्ल्ड अटेंशन प्रोवाइड करी। दूसरा यहाँ पर वीमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने एक तरीके से गांधी जी को बोला कि आप वीमेन को भी इन्वॉल्व करो और इसको खाली मैन तक ही सीमित मत रखो, रेवोल्ट को या फिर मार्च को। उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से इस मार्च ने रियलाइज़ करा दिया कि इन्हें क्या करना होगा, कुछ तो पावर देनी होगी इंडियंस को, वरना इन्हें अपना बोरिया बिस्तर बांध के कुछ सालों बाद जाना ही पड़ेगा इंडिया से, ठीक है।
सो ये सभी तीनों क्या आते हैं हमारे सिग्निफिकेंस है सॉल्ट मार्च के। अब देखो यहाँ पर जो आपकी एक तरीके से देखूँ मैं, तो यहाँ पर 3 मार्क के जो क्वेश्चन है ना, वो 6 मार्क की फॉर्म में भी बन सकते हैं, थोड़ा और एक तरीके से ज़्यादा वहाँ पर पूछ लेंगे, या फिर 6 मार्क्स से भी 3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो आपका चैप्टर है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, इसमें जो भी महात्मा गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट किए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं यहाँ पर आपके 6 मार्क के क्वेश्चन लेकर आऊँगा ना, ठीक है, तो उसमें उसमें से भी आपके 3 मार्क के बन सकते हैं। तो आप 6 मार्क की जो वीडियो देखोगे, जो कि इस वीडियो के बाद आएगी, उसमें आपके 3 मार्क के क्वेश्चन भी बन जाएंगे। जैसे कि आप ये सभी क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो पॉज करके वीडियो। एक तरीके से 6 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इनसे आपके 3 मार्क के भी बन सकते हैं, राइट। जैसे कि एक्सप्लेन कर आपको पूछ लिया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आपको एक तरीके से सिग्निफिकेंस बताना है 3 मार्क में या फिर 6 मार्क में। तो जब मैं आपको 6 मार्क की लेकर आऊँगा वीडियो, उसमें आपके सारे कवर हो जाएंगे, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया। सो दोनों वीडियो को अच्छे से देख लेना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 3 मार्क का बता रहा हूँ तो वो 3 मार्क का ही आएगा, 6 का नहीं आ सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो एक तरीके से 2 क्वेश्चन को मिलाकर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को क्यों कहा गया मोमेंटस रिजोल्यूशन। सो व्हाई इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ नेहरू कंसिडर्ड ए मोमेंटस रिजोल्यूशन। तो एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन देते हैं 13 दिसंबर 1946 में, जो कि बाद में इंडिया का प्रीएम्बल बन जाता है। उसमें कुछ आइडियाज़ को एक तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है कि हमारा जो मोटिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, कि इंडिया इंडिपेंडेंट है, सॉवरन है, मतलब फ्री है, कोई बाहर का प्रेशर नहीं है, रिपब्लिक है, यानी जो हेड होगा स्टेट का दैट विल बी इलेक्टेड यानी प्रेसिडेंट। उसके बाद सिटीजन्स को जस्टिस मिलेगा, इक्वालिटी लिबर्टी मिलेगी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा जेंडर के बेसिस पे, हर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन मिलेगा। उसके बाद जो लोअर कम्युनिटीज़ हैं, हम कह सकते हैं माइनॉरिटीज़ यहाँ पर हो गई, ओबीसीज हो गए, डिप्रेस क्लासेस हो गए, उनको एक तरीके से प्रोविजंस दिए जाएंगे, राइट्स दिए जाएंगे, उनको भी एक तरीके से पावर दी जाएगी, और एक तरीके से हर किसी को दिया जाएगा पावर कि वो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी अर्न कर सकता है, अपना काम कर सकता है। इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑल विल बी इक्वल बिफोर लॉ, यानी इसे कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट, राइट। सो एक तरीके से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये सब बताया गया, जिसकी वजह से इसे मोमेंटस रिजोल्यूशन कहा गया, ठीक है। तो बेसिकली जो भी आइडियाज़ थे ना उनको यहाँ पर बताया गया। उसके बाद हमारा जो यहाँ पर 13th क्वेश्चन है दैट इज अबाउट कि आपको एग्जामिन द व्यूज ऑफ गोविंद बल्लभ पंत ऑन द प्रॉब्लम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पर हमने 3 मेन डिबेट्स पढ़ी थी, तो तीनों डिबेट में इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक तरीके से मेंबर ने अपने व्यूज़ को रखा था, तो वो व्यूज़ सारे इंपॉर्टेंट है। वो व्यूज़ एक तरीके से पर्टिकुलर डिबेट के ऊपर 6 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा, या फिर पर्टिकुलर मेंबर ने क्या व्यूज़ को दिया है उसके ऊपर भी 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो व्यूज़ हैं उनको यहाँ पर उनसे मैंने क्वेश्चन बना दिए, बाकी आपके 6 मार्क का जो मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा उनमें कवर हो जाएंगे जो भी व्यूज़ हैं और भी मेंबर्स के कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। और रिवीजन वीडियो में तो मैंने आपको एक तरीके से पूरा बता ही दिया था, ठीक है। तो 2 यहाँ पर इंपॉर्टेंट मेंबर के व्यूज़ हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। जिनमें से एक गोविंद बल्लभ पंत, इनके एक तरीके से क्या व्यूज़ थे इनको हम देखते हैं। तो इनका मानना यह था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो मतलब इसके अगेंस्ट में थे गोविंद बल्लभ पंत, सेपरेट इलेक्टोरेट के। उनका मानना था कि ये माइनॉरिटीज़ के लिए भी हार्मफुल होगा, राइट। उसके बाद वो ये बोलते हैं कि ठीक है, एक तरीके से यहाँ पर ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो बहुत बेकार चीज़ है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, इन्हें क्या करना होगा, जो यहाँ पर हिंदूज़ हैं या फिर दूसरे रिलीजन के लोग हैं, मेजॉरिटी हैं, उन पर डिपेंड रहना होगा। और उसके बाद वो ये बोलते हैं कि एक तरीके से इससे वो आइसोलेट हो जाएंगे माइनॉरिटी किससे, मेजॉरिटी से, और उससे जो उनकी कंडीशन है वो बेकार हो जाएगी। वो एक तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, गवर्नमेंट में इन्वॉल्व होना या फिर कोई भी इफेक्टिव फोर्सफुल स्टेटमेंट है विद इन द गवर्नमेंट, उससे वो डिप्राइव हो जाएंगे। तो एक तरीके से इन्होंने क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट में थे और वो बोलते हैं कि हार्मफुल है हम सभी के लिए, हमें इसे फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक तरीके से वो पॉइंट्स रखते हैं कि इससे वो डिपेंडेंट हो जाएंगे उनके ऊपर, जो एक तरीके से मेजॉरिटी हैं, आइसोलेट हो जाएंगे, है ना। और एक तरीके से बहुत बेकार चीज़ है, इसको आप एक तरीके से नकारो, इस पर फोकस मत करो। तो ये बोला जाता है गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा, राइट। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट कि जो आपको व्यूज़ बताने एनजी रंगा के, कि वाई डिड एनजी रंगा फेल दैट दी माइनॉरिटीज शुड बी इंटरप्रिटेड इन इकोनॉमिक टर्म्स। तो माइनॉरिटीज़ को एक तरीके से इकोनॉमिक टर्म्स में हमें देखना चाहिए, क्यों एनजी रंगा ने बोला। तो वो बताता है कि एक तरीके से कि एनजी रंगा कौन थे, सोशलिस्ट थे जो कि एक तरीके से पीसेंट मूवमेंट के लीडर रहे हैं। वो चाहते थे कि जो एक तरीके से माइनॉरिटीज़ को इकोनॉमिक टर्म्स में देखा जाए। रियल माइनॉरिटीज़ कौन है, पुअर हैं, डाउन ट्रोडन हैं। तो वो ये बोलते हैं अपनी स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए कि जो रियल माइनॉरिटीज़ है वो पुअर हैं, डाउन ट्रोडन है। एक तरीके से उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए ज़मींदार से, उन्होंने पास्ट में बहुत कुछ सहा है और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए। मनी लेंडर का डिस्क्रिमिनेशन हो, ब्रिटिशर्स का हो, ज़मींदार का हो,
पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, उन्हें एक तरीके से आप सपोर्ट प्रोवाइड करो। तो वो ये बोलते हैं कि एक तरीके से आप फंडामेंटल राइट को तो डाल दोगे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट उनका कोई मीनिंगलेस है, उनके लिए वो मीनिंगलेस है क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। उन्हें आप प्रॉपर एजुकेशन दो, प्रॉपर सेफ गार्ड्स दो, और उनके लिए एक तरीके से आपको कुछ चीज़ें करनी चाहिए, सिविल लिबर्टीज़ प्रोवाइड करो, तो उनके लिए वर्क आपको करना चाहिए, ये बोला जाता है एनजी रंगा के द्वारा। सो ये भी एक तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट में थे। इनका मानना था कि जो पुअर पीपल हैं उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए काम। और यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत हमने देखे, गोविंद बल्लभ पंत यहाँ पर हमने देखा, इनका मानना क्या था कि जो एक तरीके से माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, वो आइसोलेट हो जाएंगी, तो सेपरेट इलेक्टोरेट के ये भी अगेंस्ट में थे, राइट। सो ये सभी क्वेश्चंस थे, 14 क्वेश्चन है यहाँ पर, इंक्लूड 14 क्वेश्चन, जिनको मैंने आपको अच्छे से बता दिया, समझा भी दिया। आई होप आपको समझ में आई हैं चीज़ें। आप रिवीजन वाली वीडियो भी देख लेना, लिंक मैं आपको ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो आएगी किसके ऊपर, 6 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे। 18 मार्क का सवाल है, 3 क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क के, 18 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं उस वीडियो से। उस वीडियो को भी आप देख लेना, पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और कमेंट में मुझे अपना फीडबैक जरूर देना, राइट। चलिए फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।